Good morning, students. Today we are going to discuss about some problems related to the principles and the concepts that we have done. So let's look at the problem. It says you are working as a chief accountant in a company एंड वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो. कुछ दे रखी है नीचे और आपको ये बताना है लास्ट में कि कौन सा प्रॉब्लम कौन सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को रिलेट करती है एंड यू कैन टेल द explain the concept also briefly. So talking about the first point, it says production manager of a company is entrusted to reflect the good industrial relationship in the accounts. मतलब कि जो मैनेजर है वो चाहता है कि हमारे इतने अच्छे रिलेशनशिप है इंडस्ट्रियल में, एवरीथिंग गोस ऑन सो स्मूथली, हमारे स्टाफ लेबर और मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, हम ये चीज़ अपने अकाउंट्स में शो कर सकें. फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड, द लॉन्ग टर्म फ्यूचर सक्सेस ऑफ द कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन. कि इतना ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है और हमारी लॉन्ग टर्म मतलब आगे के आने वाले टाइम में हमें लगता है कि हमारी कंपनी की ग्रोथ या सक्सेस बहुत मुश्किल से होगी. थर्ड पॉइंट, ऑल्दो द सेल्स हैव नॉट येट एक्चुअली टेकन प्लेस, some reliable customers have placed large orders which is expected to earn large profits. जबकि अभी तो सेल हुई नहीं है, दैट मीन्स एक्चुअली ना तो गुड्स की रिक्वायरमेंट हुई है ना ही गुड्स अभी डिलीवर किए गए हैं, बट हमारे जो कंपनी के बहुत अच्छे रिलायबल मतलब खास जिन पे भरोसा कर सकते हैं वो कस्टमर्स ने लार्ज ऑर्डर्स पहले ही प्लेस कर दी हैं कंपनी को, तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमारे फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स होने वाले हैं. सो इन तीन चीज़ों से क्या मेरे को प्रिंसिपल्स रिलेट होते हैं, लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन वन बाय वन. तो हमारी पहली द फर्स्ट वॉज कि हम चाहते हैं हमारे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अकाउंट्स में शो हो. गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इज़ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बट वी ओनली मेजर only things which can be measured in the terms of money. That means हमारा concept यहाँ पे utilize हुआ है money measurement concept, that we can only record transaction and events that can be converted in terms of money. Only they can be recorded in the books of accounts. और जितने भी qualitative aspects हैं वो हम record नहीं कर सकते. तो in this case the production manager would not be able to show his relationship in the accounts because relationship cannot be measured in terms of monetary terms. Moving to the next, हमने कहा था कि कंपनी की फ्यूचर सक्सेस खतरे में है, बट हम क्या करें, वी हैव अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट विच सेज कि बिजनेस तो तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा. We assume this that the business will continue for an indefinite period and we have no intention to close our business or downsize its operation. या तो ना ही हमारे कोई इंटेंशन है कि हम इसे फ्यूचर में आके बंद कर देंगे, हमें ऐसे ही चलाना है, अकाउंटिंग करनी है, और ना ही हम ये सोच सकते हैं कि कल को जैसे आज मैं 1 लाख प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मैं अभी से अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को डाउन साइज करने लग जाऊँ, मतलब धीरे धीरे कम करने लग जाऊँ. So we have an intention that the business will go on till an indefinite period and will be producing significantly. Okay, so the concept related was going concern. Third point था कि हमारी sales अभी actual में हुई नहीं है, ठीक है, हमारे बस ऑर्डर प्लेस हुए हैं. सो हम रियलाइज कर सकते हैं उन्हें? अभी नहीं. we have to use the concept of realization, revenue recognition concept जो था, that the revenue is only recognized when the actual sale has been taken place or the services has been rendered. because रेवेन्यू कब जनरेट होता है, इनकम कब जनरेट होती है, जब एक्चुअल में सेल हो जाती है, ना कि तब जाके उसका ऑर्डर प्लेस हो जाता है. अगेन इसमें एक पॉइंट है कि अगर मेरे पास आज ऑर्डर आ भी गया है, चाहे जितना ही रिलायबल हो, वी आर अनसर्टेन अबाउट फ्यूचर, वी आर नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर. लाइक किसने सोचा था डाउन मतलब लॉकडाउन हो जाएगा एंड थिंग्स वुड बी लाइक दिस इन द प्रेजेंट सिनेरियो. सो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना एंड रिलायबल कस्टमर्स होना इज़ नॉट इनफ फॉर मी टू रिकॉग्नाइज माई इनकम इन एडवांस. तो मैं कोई भी अपनी इनकम आज की डेट पे नहीं रिकॉर्ड कर दूंगी जबकि वो हुई ही नहीं है. सो आई विल रिकॉर्ड एज एंड व्हेन द गुड्स आर
delivered, the services are being rendered to the customer, and at that time my realization will take place for the revenue, or the income will be generated at that point of time. Moving on to some other problems related. These were the 3 points. We are going to solve some other points now. So the fourth point says one of the shareholder of the company has invested his saving in some shares of another company. किसी कंपनी के ओनर ने, जिसने हमारे यहाँ भी पैसे लगा रखे हैं, उसने कहीं और पे भी पैसे लगा रखे हैं. सो इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होता है? ओके. सो जैसे आप फोर्थ पॉइंट का आंसर देख सकते हैं, द आंसर इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज mentioned over here that the business is separate from its owner. ओनर अलग है, बिजनेस अलग है. तो ओनर अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी भी कंपनीज में जाके शेयर इन्वेस्ट कर सके, वो उसकी पर्सनल चॉइस है. सो बिकॉज अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड अ डिस्टिंक्ट, अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, the investment made by the owner in any other company's shares is by a shareholder and not by a business. तो हम बिजनेस में ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बिजनेस की बैलेंस शीट में हम ये इन्वेस्टमेंट को क्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक शेयर होल्डर ने की है, एंड शेयर होल्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस. सो द कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. Let's see the other part. It says at the end of the accounting period, factory rent is outstanding for 10,000. इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? वैसे तो हम कर चुके हैं ये अकाउंटिंग इक्वेशन में, अक्रूअल कॉन्सेप्ट. क्यों? क्योंकि कंपनी का अगर रेंट आउटस्टैंडिंग भी है तो भी मैं उसकी बेनिफिट्स या फिर जो उसकी सर्विस थी, एक लैंड की, एक घर की, कि मुझे शेल्टर प्रोवाइड करने की, वो सर्विसेज मैं उसी पीरियड में इंजॉय कर चुकी हूँ. राइट. सो वो मेरा कौन से पीरियड का एक्सपेंस होगा? जिस पीरियड में मैंने उसकी सर्विसेज इंजॉय कर चुकी हूँ. सो द अक्रूअल कॉन्सेप्ट विल बी द आंसर फॉर पॉइंट नंबर 5, which says that the revenue and the expenses, they are incurred or they are earned respectively, ignoring the date of the receipt or payment. मतलब कि हम उसके लिए पे कब कर रहे हैं, हमें उसकी इनकम कब मिल रही है, irrespective of the fact that cash given or cash received, the expenses and revenues are recognized the same day as in when the goods are rendered, the services are rendered, or the goods are being enjoyed, are delivered, are utilized, are used, or the services are being used. Getting it? So cash का क्या कोई इफेक्ट ही नहीं है यहाँ पर. मूविंग ऑन टू सिक्स्थ पॉइंट. एट प्रेजेंट जो मार्केट प्राइस है फिक्स्ड असेट्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जबकि हमारी बुक वैल्यू में सेम असेट का प्राइस कुछ और शो हो रखा है. बिकॉज हमने तो करंट बुक वैल्यू पे हमने उसे रिकॉर्ड कर रखा होगा. मतलब जब हमने परचेज किया होगा असेट, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि आई एम परचेजिंग अ जैगवार ऑफ 70 लाख, फ्यूचर में उसकी वैल्यू 80 lakhs हो जाती है. दैट मीन्स द करंट वैल्यू ऑफ अ असेट इज actually very higher than what I have recorded in my books. So then what I can do, right? कि मैंने तो फिर एक तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा कि मैंने अपनी बुक्स में उसकी वैल्यू डिफरेंट दिखा रखी है, जबकि उसका मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ चुका है. तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है? वी विल स्टिल बी शोइंग इट विद द अमाउंट ऑफ 70 लाख ओनली, बिकॉज हमारा प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. हिस्टोरिकल वर्ड आता है हिस्ट्री से, मतलब जो पहले जिस प्राइस पे मैं खरीद चुकी हूँ मैं उसी पे उसे रिकॉर्ड करूँगी. लास्ट 4 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए. ड्यूरिंग द ईयर हमें दे रखा है कि कंपनी ने पेंसिल खरीदी 50 रुपये की, और वो हमने स्टॉक में कर लिख दी. दे हैड बीन इशूड फ्रॉम स्टॉक एंड दे वर स्टिल इन यूज़ एट द एंड ऑफ द ईयर. तो ये हमारा इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली मनी के टर्म्स में है, बट देन ये बहुत ही छोटा सा खर्चा है. हमारा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, बिकॉज द आइटम रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज स्टेशनरी में भी हम एक पेंसिल की बात कर रहे हैं, इज स्टिल इन यूज़, बट द नेचर एंड द
अमाउंट इज़ नॉट मटीरियल फैक्ट टू मी, चाहे वो मैंने स्टॉक में लिखा हुआ है और वो आगे भी फ्यूचर में चलने वाला है, बट नाउ द अमाउंट ऑफ पेंसिल इज सो स्मॉल एंड इट इज़ नॉट अ मटीरियल फैक्ट। मटीरियल का मतलब जो रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए। सो देयरफॉर इट इज़ डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट। हम उसे असेट अकाउंट में नहीं डालेंगे बिकॉज वो 1 साल से ज़्यादा चल रही है तो मैं उसे बैलेंस शीट में शो करूँ, नहीं, आई विल शो इट एज अ नॉर्मल एक्सपेंस। नेक्स्ट थर्ड लास्ट पॉइंट, डायरेक्टर्स चाहते हैं कि हम लीफो मेथड यूज़ करें, दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि मैं पेंसिल का काम ही कर रही हूँ लेट सपोज, तो पेंसिल बना बना के रख रही हूँ, तो मैं पहले किसको बेचूँ, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो लास्ट में हमने रखा था उसको पहले बेचो, ठीक है। एंड फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने फर्स्ट इन किया वो हमें फर्स्ट आउट करना है, ओके। तो हमें कौन सा मेथड बेटर रिजल्ट्स दिखाएगा, हम इसका आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अ डेटर हु ओज एन अमाउंट टू द कंपनी इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एक डेटर है जिसने हमसे पैसे ले रखे थे, वो आज की डेट पे इंसॉल्वेंट हो गया, दैट मीन्स ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज डेट्स, दिवाला निकल गया। लास्ट पॉइंट की बैलेंस शीट जो है वो हमेशा साल के एंड पे दिखाई जाती है, कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। सो बैलेंस शीट में हमें जो हमने अपने शेयर्स हैं वो काफ़ी कम प्राइस पे दिखाए हैं, एंड क्योंकि हमें ये लग रहा है कि वैल्यू बढ़ने भी नहीं वाली उसकी। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, मतलब मुझे आज की डेट पे ही रिस्क दिख रहा है, सो मैंने उसे पहले ही एक लोअर प्राइस पे रिकॉर्ड कर रखा है। सो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। सो जो क्वेश्चन था लीफो फीफो का, उसमें हमारा कंसेप्ट यूटिलाइज है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। जो भी मेथड हम चूज़ करते हैं, या तो लीफो या फिर फीफो, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर, वी शुड नॉट चेंज। सो द concept utilized here is consistency concept. That means all the accounting principles or the methods that we are using to calculate different things from one period to another should remain same so that the financial statements are comparable. एग्जैक्टली तो अगर मैं लीफो फीफो में बार बार चेंज करती रहूँगी, सो माई स्टेटमेंट्स वोंट बी कंपेरेबल। मान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, सो वील बी थिंकिंग कि वो मेथड चेंज किया था तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट हुआ, एक्चुअल ग्रोथ हुई नहीं है। सो चेंजिंग different methods for calculation of different things will make my financial statements not comparable. So a company should impose a great importance on the fact that it has to not change methods, and if it is changing the method then it should be disclosed with the impact, along with the impact of the profit, कि yes अगर मैंने ये मेथड चेंज किया तो उसकी वजह से a scope of 2000 rupees might get affected, तो फिर मैं उसके ओवर एंड अबव का कैलकुलेट कर सकती हूँ, ओके। उसके बाद जो सेकंड लास्ट पॉइंट था विच वाज रिलेटेड टू कि एक डेटर है जो पैसे नहीं दे रहा, तो मुझे वो क्या लग रहा है आज की डेट में कि वो डाउटफुल डेट होने वाला है, दैट आई कैन एंटिसिपेट फ्यूचर के लॉसेस या नुकसान मुझे पहले ही दिख जाए तो मैं उन्हें आज ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, कंजर्वेटिज्म, या फिर हम इसे प्रूडेंस भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द सेम बेसिस हमारा लास्ट का भी आंसर यही रहेगा कि हमने क्यों आज की डेट पे ही मार्केट वैल्यू से कम लिख दिया अपने शेयर को, क्योंकि आई कैन एंटिसिपेट दूर से भी आने वाला खतरा आज की डेट पे रिकॉर्ड कर लो, बट दूर से आने वाला कोई फ़ायदा है तो वो आज हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज़ कंजर्वेटिज्म। एंड यू कैन से द कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, बिकॉज हम आपको एक क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में कि स्टॉक को हम किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक इज द रिमेनिंग गुड्स दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड, वो हम किस प्राइस पे रिकॉर्ड करें, जितने में मेरा बना, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 10 रुपये में बना और अभी मार्केट में उसकी वैल्यू 15 रुपये, तो किस पे रिकॉर्ड करें, तो हम कहते हैं लोअर ऑफ द टू, दैट मीन्स 10 रुपये पे करूँगी। लेट सपोज मार्केट प्राइस उसका आज 8 रुपये होता तो फिर मैं 8 रुपये पे रिकॉर्ड करती, क्योंकि मैंने बोला लोअर ऑफ द टू, लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। क्यों, क्योंकि हम पहले ही नुकसान अपना रिकॉर्ड करके चलते हैं। वी कंसीडर ऑल फ्यूचर लॉसेस
and we can anticipate all no profit and future possible losses in the present time only. Thank you, class.